गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने भ्रूण के परिवर्धन की बात की थी। ठीक है, तो हमने भ्रूण कोश पढ़ लिया और भ्रूण परिवर्धन पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ सीड। डेवलपमेंट ऑफ सीड यानी बीज का परिवर्धन, बीज का विकास। अब देखो, ये है भ्रूण कोश। क्या है? भ्रूण कोश, एम्ब्रियो सेक। इस एम्ब्रियो सेक में द्विनिषेचन हुआ। एम्ब्रियो सेक में क्या हुआ? द्विनिषेचन। ठीक है, द्विनिषेचन हुआ तो दो संरचनाएं बनी। एक तो बना भ्रूण कोश और एक बना भ्रूण या एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म। ठीक है, इस भ्रूण कोश में द्विनिषेचन हुआ। द्विनिषेचन के दौरान एक तो क्या बना? भ्रूण कोश बना और एक भ्रूण बना। अब देखो, ये भ्रूण कोश है। भ्रूण कोश कहां स्थित होता है? बीजांड में। भ्रूण कोश कहां होगा? बीजांड में स्थित होता है। और बीजांड कहां होता है? अंडाशय में। बीजांड कहां होगा? अंडाशय में। तो ध्यान रखना, देखो ये हमने मान लिया क्या है? अंडाशय। ये अंडाशय के अंदर क्या है? बीजांड। और बीजांड में क्या है? भ्रूण कोश। बीजांड में क्या है? भ्रूण कोश। तो भ्रूण कोश में क्या क्या बने? एक तो भ्रूण कोश और एक भ्रूण। तो जब भ्रूण विकसित हो जाता है, भ्रूण बन जाता है, भ्रूण बनने तक इस भ्रूण कोश का उपयोग हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर क्या रहता है? मुख्य रूप से भ्रूण। तो ये तीन चीजें ध्यान रखना। ये तो क्या है? अंडाशय। अंडाशय के अंदर क्या है? बीजांड। और बीजांड के अंदर किसका निर्माण हुआ? भ्रूण। ठीक है, अब निषेचन हो गया। निषेचन हो गया तो भ्रूण बन गया। इस दौरान इसमें क्या परिवर्तन होते हैं कि जो अंडाशय है, निषेचन के बाद अंडाशय, अंडाशय किसका निर्माण करता है? फल का। अंडाशय किसका निर्माण करेगा? फ्रूट या फल का। और ये जो बीजांड है, ये बीजांड किसका निर्माण करेगा? बीज का। बीजांड किसका निर्माण करेगा? बीज का। ठीक है, अब हम इस बीज का निर्माण किस प्रकार होता है वो देखें। अब यहां पर आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। एक तो निषेचन से पहले, निषेचन से पहले, और एक निषेचन के बाद। निषेचन के बाद। ठीक है, हम बीज की बात कर रहे हैं, तो बीज का निर्माण किससे होता है? निषेचन के बाद बीजांड से। अब देखो, निषेचन से पहले बीजांड के जो पार्ट थे वो निषेचन के बाद किसमें परिवर्तित होते हैं। तो ये तो पता चल ही गया कि जो बीजांड है, बीजांड, ये बीजांड निषेचन के बाद किस में बदल जाएगा?
बीज में। किसमें बदल जाएगा? बीज में। ठीक है। अब देखो बीजांड था, बीजांड पर 2 अध्यावरण थे। बीजांड पर क्या थे? 2 अध्यावरण। 2 अध्यावरण कौन से? एक तो बाह्य अध्यावरण और एक आंतरिक अध्यावरण। बीजांड पर 2 अध्यावरण थे, बाह्य अध्यावरण और आंतरिक अध्यावरण। ये तो निषेचन से पहले की बात है। निषेचन के बाद ये जो बाह्य अध्यावरण है ये किसका निर्माण करता है? टेस्टा। टेस्टा या जिसको बोलते हैं बाह्य बीजजोड़। निषेचन के बाद बाह्य अध्यावरण तो किसका निर्माण करता है? बाह्य बीजोल या टेस्टा का। आंतरिक अध्यावरण ये किसका निर्माण करता है? टैगमन का। टैगमन यानी अंतःचोल। टैगमन यानी अंतःचोल। तो ये बात क्लियर है। बीजांड निषेचन से पहले बीजांड और निषेचन के बाद क्या बन जाता है? बीज। बीजांड के अध्यावरण 2 अध्यावरण होते हैं, बाह्य और आंतरिक। तो बाह्य अध्यावरण तो किसका निर्माण करता है? टेस्टा या बाह्य बीजचोल का। और आंतरिक अध्यावरण किसका निर्माण करता है? अंतःचोल या फिर टैगमन का। ठीक है। अब देखो और क्या थे बीजांड में? बीजांड व्रंथ। बीजांड व्रंथ। बीजांड व्रंथ निषेचन के बाद क्या बनाएगा? बीज व्रंथ। क्या बनाएगा? बीज व्रंथ। बीजांड व्रंथ निषेचन के बाद क्या बनाता है? बीज व्रंथ बनाता है। अब देखो अब क्या क्या बच गई? हाइलम। हाइलम यानी नाभिक। माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल यानी बीजांड द्वार। और एक क्या बच गया? निभा। इनमें कोई परिवर्तन नहीं होते। इनमें कोई परिवर्तन नहीं होते। क्लियर बात? तो देखो ये ध्यान रखना कि निषेचन के बाद बीजांड के कौन कौन से भागों में तो परिवर्तन होता है, कौन से भागों में परिवर्तन नहीं होता। तो हाइलम, माइक्रोपाइल और निभा इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। बीजांड व्रंथ बीज व्रंथ बनाता है, अध्यावरण बीज चोल बनाते हैं और बीजांड बीज बनाता है। ठीक है। अब इसके बाद देखो एक बचा बीजांड का। बीजांड का। ठीक है। अब ये जो बीजांड काय है ये भ्रूणकोश बनता है उस समय उपयोग में आ जाता है। भ्रूणकोश के निर्माण के दौरान इस बीजांड काय का उपयोग कर लिया जाता है, लेकिन कुछ पादपों में क्या होता है कि इस बीजांड काय का पूरा उपयोग नहीं हो पाता है। तो बीजांड काय एक पतली परत के रूप में शेष रह जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? परिभ्रूणकोश। तो परिभ्रूणकोश की बात हम पहले भी कर चुके हैं। तो बीजांड काय की यहां पर 2 कंडीशन बनेगी। 2 क्या? या तो इसका पूरा उपयोग हो जाएगा, पूरा उपयोग। अधिकांशतः पादपों में तो क्या होता है? इसका पूरा उपयोग कर लिया जाता है, लेकिन
कुछ पाद भूमि क्या होगा, ये परिभ्रूण कोश के रूप में शेष रहता है। कुछ पाद भूमि क्या होगा, ये परिभ्रूण कोश के रूप में शेष रहता है। और मैंने एग्जाम्पल बताए थे इसके, जैसे काली मिर्च है, काली मिर्च, अरंडी, चुकंदर, इन पादपों में पूरे बीजांडकाय का उपयोग नहीं हो पाता है, तो बीजांडकाय एक पतली परत जिसे परिभ्रूण कोश कहते हैं, परिभ्रूण कोश के रूप में शेष रहता है। ये बात किसकी हो गई, बीजांडकाय की। क्लियर बात, आगे देखो। अब देखो, एक शब्द है एरिल। ये एरिल क्या है, नाम सुना है एरिल का? तो देखो, कुछ एरिल क्या है, एरिल कुछ पौधों में जो बीजांड होता है, बीजांड के चारों ओर एक मांसल यानी मोटी आवरण का निर्माण होता है। मांसल और उस मोटे आवरण को ही क्या बोलते हैं, एरिल। ठीक है, तो कुछ पादपों में बीजांड के चारों ओर एक मांसल आवरण पाया जाता है। मांसल यानी मोटा गूदेदार आवरण पाया जाता है, जिसे एरिल कहते हैं। जिसे क्या कहेंगे, एरिल। ठीक है, और ये एरिल मुख्य रूप से किस में मिलेगा आपको, लीची में। किसमें, लीची। लीची में खाने योग्य भाग क्या होता है, लीची में खाने योग्य भाग क्या होता है, एरिल ही होता है। तो एरिल क्या है, बीजांड के चारों ओर एक मांसल आवरण होता है जो लीची में खाने योग्य भाग होता है। तो ये किसकी बात होगी, एरिल की। ठीक है, अब देखो, कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें बीजांड द्वार की ओर एक सफेद रंग की संरचना पाई जाती है, जिसे कैरेंकल कहते हैं। तो अब किसकी बात करेंगे हम, कैरेंकल। कैरेंकल क्या है, बीजांड द्वार की ओर स्थित एक सफेद सी संरचना। बीजांड द्वार की ओर स्थित एक सफेद संरचना। बीज में जो बीजांड द्वार होता है, उस बीजांड द्वार की ओर एक सफेद रंग की संरचना पाई जाती है, जिसे कैरेंकल कहते हैं। और ये कैरेंकल क्या करता है, तो ये बीज अंकुरण के समय जल अवशोषित करता है। बीज अंकुरण के समय कैरेंकल क्या करता है, जल का अवशोषण करता है। ठीक है, तो इस प्रकार कैरेंकल किसमें सहायक है, कैरेंकल बीज के अंकुरण में सहायक है। और ये किसमें मिलेगा, तो एग्जांपल ध्यान रखना, अरंडी में। अरंडी में एक सफेद रंग की सी संरचना होती है बीजांड द्वार की ओर, जो कैरेंकल कहलाती है, और ये बीज अंकुरण के समय जल अवशोषण में सहायता करती है। ठीक है, आगे देखो,
भ्रूण का निर्माण होता है तो भ्रूण निर्माण के दौरान भ्रूण को पोषण कौन देता है? भ्रूण कोष। कौन देगा? भ्रूण कोष। तो भ्रूण बनने तक भ्रूण कोष या तो पूरा उपयोग हो जाता है या वो भी शेष रह जाता है। तो इस भ्रूण कोष की स्थिति के आधार पर बीज दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, भ्रूण कोष, भ्रूण कोष के आधार पर बीज दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, भ्रूण कोष के आधार पर बीज दो प्रकार के होते हैं। देखो दो प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है गैर एल्बुमिनस, गैर एल्बुमिनस, या इसको बोलते हैं अभ्रूणपोषी बीज, अभ्रूणपोषी बीज। नाम से क्लियर हो रहा है, ऐसे बीज जिनमें भ्रूणकोष शेष नहीं है, यानी इन बीजों में भ्रूणकोष शेष नहीं रहता है। तो इनमें क्या होता है? भ्रूण निर्माण के दौरान पूरे भ्रूणकोष का उपयोग कर लिया जाता है, इसलिए इनमें भ्रूणकोष नहीं पाया जाता। इसीलिए इन बीजों को क्या बोलते हैं? गैर एल्बुमिनस या अभ्रूणपोषी बीज। ठीक है, तो अभ्रूणपोषी बीज किसको बोलेंगे? ऐसे बीज जिनमें भ्रूणकोष शेष नहीं रहता है, क्या कहलाएंगे? अभ्रूणपोषी या गैर एल्बुमिनस। ठीक है, और ये किस भी पाए जाते हैं? एग्जाम्पल देखना, मुख्यतः द्विबीजपत्री पादपों में, मुख्यतः है द्विबीजपत्री पादपों। अब द्विबीजपत्री पादप, अधिकांश द्विबीजपत्री पादप हैं, उनमें या उनके बीज कैसे होंगे? अभ्रूणपोषी होंगे। अब देखो, ये भ्रूणकोष जो शेष रहता है, ये क्या करता है? बीज अंकुरण के दौरान, बीज अंकुरण के दौरान जो नया पौधा बनता है, नवोद्भिद बनता है, उसको पोषण प्रदान करता है। लेकिन यहाँ पर तो भ्रूणकोष है ही नहीं, तो यहाँ पर नवोद्भिद को पोषण कौन प्रदान करेंगे? बीजपत्र। भ्रूण निर्माण में हमने देखा था, जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं उनमें बीजपत्र कितने होते हैं? दो। और ये बीजपत्र क्या है? तो बीजपत्र भोजन का संचय करते हैं। बीजपत्र क्या करते हैं? भोजन का संग्रह करते हैं। तो इन बीजपत्रों में संचित भोजन होता है। तो जब बीज अंकुरित होता है, बीज अंकुरण के दौरान वो पोषण बीजपत्रों से इनको प्राप्त होता है। ठीक है, तो अभ्रूणपोषी बीजों में अंकुरित पौधे को पोषण कौन प्रदान करते हैं? बीजपत्र। अब देखो, मुख्यतः जो द्विबीजपत्री पादप होते हैं वो कैसे होते हैं? अभ्रूणपोषी होते हैं। इनके कुछ एग्जाम्पल भी ध्यान रखना, जैसे मटर, मूंगफली, सेम, चना, मटर, मूंगफली, चना, सेम, सूर्यमुखी और कैप्सिकम। इनके बीज कैसे होते हैं? अभ्रूणपोषी होते हैं। ठीक है, अब यहां पर एक नोट ध्यान रखना, अरंड, अरंड कैसा पादप है? द्विबीजपत्री पादप है, लेकिन इसके बीज कैसे होंगे? भ्रूणपोषी। जो अरंड है उसके, अरंड क्या है? एक द्विबीजपत्री पादप है, लेकिन उसके बीज कैसे होते हैं? भ्रूणपोषी होते हैं। ठीक है, ये तो बात किसकी हो गई? अभ्रूणपोषी बीज की। नंबर 2,
एल्बुमिनस, एल्बुमिनस या भ्रूणपोषी बीज, एल्बुमिनस या भ्रूणपोषी बीज। भ्रूणपोषी बीज किसको बोलेंगे? ऐसे बीज जिनमें भ्रूणपोष पाया जाता है, यानी यहां पर भ्रूण निर्माण के दौरान पूरे भ्रूणपोष का उपयोग नहीं होता है, तो यहां पर भ्रूणपोष बीजों में शेष रहता है। ऐसे बीजों को क्या बोलते हैं? भ्रूणपोषी बीज। और ये मुख्यतः किसमें मिलेंगे? एक बीजपत्री पादपों में। ये किसमें मिलेंगे? एक बीजपत्री पादपों में, क्योंकि जो एक बीजपत्री पादप है उनमें बीजपत्र एक ही होता है। एक बीजपत्र होता है तो यहाँ पर भोजन कम संचित रहता है, इसलिए ये इन बीजों से अंकुरण के दौरान पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ध्यान रख लेना, जैसे मक्का, चावल, गेहूं, जौ, नारियल आदि। इनके जो बीज हैं कैसे होते हैं? भ्रूणपोषी होते हैं। तो ध्यान रखना, द्विबीजपत्री पादपों के बीज तो मुख्यतया कैसे होंगे? अभ्रूणपोषी। और एक बीजपत्री पादपों के बीज मुख्यतया कैसे होंगे? भ्रूणपोषी होंगे, क्योंकि यहाँ पर दो बीजपत्र होते हैं और यहाँ पर एक बीजपत्र होता है। ठीक है, ये तो बात किसकी हो गई है? भ्रूणपोष के आधार पर बीजों के दो प्रकार। ठीक है, तो इस प्रकार क्या होता है? बीज का परिवर्तन। अब हम फल परिवर्तन की बात करेंगे। डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स, डेवलपमेंट ऑफ ए फ्रूट, यानी फल का विकास। तो अभी मैंने आपको बताया था फल का निर्माण किससे होगा? निषेचन के बाद अंडाशय से होगा। ठीक है, तो फल किससे बनेगा? निषेचित अंडाशय से, निषेचित अंडाशय से। निषेचन के बाद अंडाशय किसका निर्माण करता है? फल का निर्माण करता है। ठीक है, अब देखो, जो अंडाशय है, अंडाशय की जो भित्तियां है, अंडाशय की भित्तियां ये किसमें कन्वर्ट हो जाती है? फल भित्ति में। अंडाशय की भित्तियां किसमें बदल जाती है? फल भित्ति में बदल जाती है। ठीक है, अब देखो, जो फल अंडाशय से बनते हैं, केवल किससे बनते हैं? अंडाशय से। केवल अंडाशय से बनने वाले फलों को क्या बोलते हैं? सत्य फल, सत्य फल या ट्रू फ्रूट्स। ट्रू फ्रूट्स बोल दो, सत्य फल बोल दो या वास्तविक फल। ऐसे फल जो केवल किससे बनते हैं? अंडाशय से बनते हैं, उनको क्या बोलते हैं? सत्य फल। अब देखो, एक होते हैं आभासी फल। क्या होंगे? आभासी फल। अब ये आभासी फल किसको बोलेंगे? आभासी फल किसको बोलते हैं? तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें फल का निर्माण या फल निर्माण में बाह्य दलपुंज, ठीक है, और पुष्पासन ये सब भाग लेते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? आभासी फल। आभासी फल किसको बोलेंगे? ऐसे फल
ऐसे फल जिनके निर्माण में थैलेमस या पुष्पासन, बाह्य दलपुंज और दलपुंज भाग लेते हैं। ऐसे फल क्या कहलाएंगे? आभासी फल, क्योंकि ये सत्य फल नहीं है। क्यों सत्य फल क्यों नहीं है? क्योंकि इनके निर्माण में अंडाशय के अलावा अन्य भाग जो होते हैं वो भी भाग लेते हैं। अब इसके बाद देखो, एक होते हैं अनिषेक फल। अनिषेक फल किसको बोलेंगे? कई बार क्या होता है, जो अंडाशय है, अंडाशय बिना निषेचन के ही फल में परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसे फल जो अंडाशय से बिना निषेचन के बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? अनिषेक फल। तो अनिषेक फल किसको बोलेंगे? ऐसे फल जो अंडाशय से बिना निषेचन के बनते हैं, यानी निषेचन नहीं होता है और बिना निषेचन के ही अंडाशय किसमें बदल जाता है? फल में। तो उसे क्या बोलते हैं? अनिषेक फल। और इस प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? अनिषेक फलन। ठीक है। अब देखो, ये जो अनिषेक फलन होता है या बिना निषेचन के जो फल बनते हैं वो मुख्यतः कौन से पादपों में बनते हैं? तो यहां उदाहरण ध्यान रखना, केला, पपीता और अंगूर। इन पादपों में कई बार क्या होता है, फल बिना निषेचन के ही बन जाते हैं, लेकिन बनेंगे किससे? अंडाशय से। तो ऐसे फलों को अनिषेक फल कहते हैं। और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? अनिषेक फलन। अब जो अनिषेक फल होते हैं ये बिना निषेचन के बने हैं, तो इनमें बीज का निर्माण नहीं होता है। जो बिना निषेचन के फल बनते हैं उनमें बीज नहीं बनते हैं। ठीक है। और देखो, आजकल क्या किया जा रहा है, जो पुष्प की वृत्तिकाग्र है, पुष्प की वृत्तिकाग्र पर वृद्धि हार्मोन कौन से? जैसे ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है। तो पुष्प की वृत्तिकाग्र पर वृद्धि हार्मोनों के छिड़काव से भी अनिषेक फल को प्रेरित किया जाता है। वृत्तिकाग्र पर ऑक्सिन और जिब्रेलिन के छिड़काव करने से बिना निषेचन के ही फल का निर्माण हो जाता है। ठीक है। तो आज की क्लास में हमने बीज का परिवर्तन और फल का परिवर्तन देखा है। ठीक है। अब कल हम बीज अंकुरण की बात करेंगे। अब हमारे जो ये चैप्टर है इसमें दो टॉपिक और बचे हैं, एक बीज अंकुरण और एक पीढ़ी एकांतरण। तो अगली क्लास में अपना ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।